अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है क्लास 10th के लिए वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी 10th चैप्टर के MCQs। अब स्टूडेंट मोस्टली जब हेल्पिंग बुक्स को देखते हैं तो डिफरेंट राइटर ने उनको डिफरेंट वे के साथ स्टेट कराया हुआ है। कुछ के ऑप्शन वो गलत कर रहे हैं हेल्पिंग बुक्स के अंदर, तो इनको हम एक्यूरेट तरीके के साथ ओरिजिनल बुक से ही कंसर्न करते हैं कि हमारे पास इनके जो राइट आंसर हैं वो कौन से बनेंगे। अब हमारे पास है पहला MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन सा हमारे पास एग्जाम्पल है SHM की सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हमारे पास एग्जाम्पल सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने स्टडी किया हुआ है। सच टाइप ऑफ अ मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और नेट फोर्स का भी हवाला दे सकते हैं। तो अब देखें, इसके एग्जाम्पल में हमने पढ़ा है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम पढ़ा हुआ है, मोशन ऑफ सीसा, इसी तरह से मोशन ऑफ हम लोग ने बॉल एंड बाउल सिस्टम स्टडी किया हुआ है और मोशन ऑफ मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम स्टडी किया हुआ है। तो इनमें से कौन सा यहाँ के ऊपर प्रोवाइडेड है, हमारे पास जो एक्यूरेट आंसर है वो कौन सा है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। इसके साथ है नेक्स्ट सेकंड MCQs। इसमें क्या कहते हैं, इफ़ mass of bob of a pendulum is increased by a factor of 3 then its period of the pendulum is। तो इसके टाइम पीरियड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब से देखें, हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला है, यू नो T इज़ इक्वल टू 2πL/G अंडर। अब ये जो टाइम पीरियड है इट इज़ डिपेंडिंग ऑन 2 फैक्टर। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की बात कर रहे हैं। ये डिपेंड कर रहा है 2 फैक्टर्स के ऊपर, एक अंडर रूट ऑफ लेंथ एंड अंडर रूट ऑफ ग्रेविटी। तो अब देखें, अगर हम लोग लेंथ या ग्रेविटी को चेंज करेंगे तो टाइम पीरियड चेंज होएगा। तो इन्होंने क्वेश्चन के अंदर क्या क्वेश्चन किया है, इसमें वो मैस को चेंज कर रहे हैं, मैस ऑफ बॉब ऑफ पेंडुलम उसको 3 टाइम इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, तो इसके टाइम पीरियड के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, सो इट रिमेन सेम। अब अगर आपसे यही क्वेश्चन एनुअल एग्ज़ाम में पूछते हैं, मैस ऑफ द बॉब ऑफ पेंडुलम इज़ इंक्रीज, तो वहाँ के ऊपर सिंपल पेंडुलम का नहीं पूछते, हमसे मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम का पूछते। अगर मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम की बात करें तो फिर इसका टाइम पीरियड चेंज होएगा, क्योंकि मैस अटैच के लिए आप जानते हैं T इज़ इक्वल टू 2πm/K अंडर रूट होता है। तो अब इसके अंदर हमारे पास वही 3 के अंडर रूट के साथ टाइम क्या होगा, चेंज होगा। इसके साथ थर्ड MCQs। Which of the following device is used to produce both transverse and longitudinal waves। तो इसके अंदर हमारे पास होता है एक हेलिकल स्प्रिंग जिसको स्लिंग की स्प्रिंग का नाम दिया जाता है। ये हमारे पास एक्यूरेट आंसर है, जिसकी मदद से हम लोग ट्रांसवर्स वेव्स भी जनरेट कर सकते हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी जनरेट कर सकते हैं। आप जानते हैं हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं और ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव करते हैं अप एंड डाउन। इसी तरह से लॉन्गिट्यूडनल के अंदर बैक एंड फोर्थ का कंसेप्ट हम देते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने क्लियर करनी है। और उसके बाद है नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, वेव ट्रांसफ़र। वेव कौन सी चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, ये हम लोग जानते हैं वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। वेव्स कैरी करती होती हैं एनर्जी और इंफॉर्मेशन को। यहाँ के ऊपर इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया गया है,
सो वेव्स आर द कैरियर ऑफ एनर्जी। इसके साथ ही विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ एनर्जी ट्रांसफ़र। एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन या वेव मोशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसमें ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट आंसर। अब देखें भाई ऑल ऑफ दिस किस तरह से है। चलें, वेव का भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है प्रीवियस क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर। हमारे पास चैप्टर नंबर 9 के अंदर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का भी मेथड दिया गया है, जिसके अंदर हम लोग बात करते हैं ये भी क्या करते हैं, एनर्जी को कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट मेथड। तो फिर उसको आप लोग कंसर्न करते हैं कि हमारे पास यहाँ के ऊपर जो एक्यूरेट आंसर है वो ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है नेक्स्ट MCQs। इसके अंदर इन वैक्यूम ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव सेम स्पीड। इनकी जो स्पीड होती है बच्चे वो हमारे पास क्या होती है, सेम होती है, और ये मोस्टली एग्ज़ाम्स के अंदर भी पूछ रहे हैं। और इसके साथ नेक्स्ट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है। अ रिपल टैंक विद अ वाइब्रेटर वर्किंग एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 25 completes waves at the distance of 50 सेंटीमीटर और इसकी वेलोसिटी क्या होएगी। तो अब मोस्टली हेल्पिंग बुक्स के अंदर इसका जो आंसर दिया गया है वो गलत आंसर दिया गया है। वो पिक कर रहे हैं 1500 सेंटीमीटर पर सेकंड, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है। लेकिन कैसे, इसको हम ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें हमारे पास जो चीज़ें प्रोवाइडेड हैं, उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। F की वैल्यू है हमारे पास 30 और नंबर ऑफ़ वेव्स हैं जितनी कंप्लीटेड होते हैं 25 है। डिस्टेंस उन्होंने दे दिया है 50 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.5 मीटर आएगा। अगर हमें आंसर वो सेंटीमीटर में पूछ रहे हैं तो हम सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने देंगे, सोल्यूशन के अंदर इसी को ही यूटिलाइज़ करेंगे। अब देखें यहाँ के ऊपर जो आंसर दे रहे हैं सेंटीमीटर में दे रहे हैं। तो अब हमने मालूम करना है किस चीज़ को, इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है इसको कैलकुलेट कराना है, और इसके साथ ही फिर हमने वेव की स्पीड भी कैलकुलेट करानी है। तो देखें इसको टाइम को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड का जब आप फार्मूला पढ़ते हैं v=d/t, या वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ते हैं v=d/t, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर स्पीड लेते हैं तो वो डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। अब देखें हमारे पास यहाँ के ऊपर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो पहले टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी F = नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम की बात करते हैं। यहाँ से T निकाल लें, T = आ जाएगा N/F। अब इसकी वैल्यू कितनी है, 25 है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 30। इसको सॉल्व करते हैं। इसके सॉल्व करने से जो आंसर बनता है हमारे पास वो अबाउट, अगर इनको डिवाइड कर लें वो बनता है 0.833। अब हमने इसका रिज़ल्ट पुट करना है इस इक्वेशन के अंदर, v=d/t। अब देखें d की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है, 50 डिवाइडेड बाई 0.833 करेंगे तो 60 पॉइंट समथिंग आंसर बनता है। तो हमारे पास 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इसका राइट आंसर बनेगा। इसके साथ है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ अदर। क्या स्पीड है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है या एम्पलीट्यूड है। ये जो एम्पलीट्यूड है ये हमारे पास दूसरे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता होता। और इसके साथ नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन वी एफ एंड लैम्डा।
v इज़ इक्वल टू किसके बराबर होता है, इसका प्रूफ भी हम लोग जानते हैं। v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लेमडा, ये हमारे पास इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बनेगा। और इसी चीज़ को अल्टरनेट करके भी पूछ लेते हैं, लेमडा की वैल्यू पूछ लेते हैं आपसे, लेमडा इज़ इक्वल टू v ओवर एफ होना चाहिए। इसी तरह से हमसे पूछ लेते हैं f की वैल्यू, f इज़ इक्वल टू v ओवर लेमडा हो जाएगा। इनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ पूछ लेते हैं हमसे, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करेंगे तो वेवलेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ज़ाहिर सी बात है ये डिक्रीज़ होएगा। अगर फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करेंगे तो इसको क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पास एक दूसरे के